सभी बच्चों को राधे राधे। कुंज बिहारी सी अरदास। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था औसत मान, है ना। कल की क्लास में पढ़ा था औसत मान। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान। तो वर्गमाद मूल मान का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्गमाद मूल कहते हैं। देखो, मतलब ये कह रहा है धारा के वर्ग तथा किसको, धारा के वर्ग या तो फिर, है ना, और किसके वर्गमूल, औसत मान मतलब आई नॉट के वर्गमूल को क्या बोलते हैं, वर्गमाद मूल बोलते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब जरा देखो, आई नॉट इज आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कितना, कैपिटल T और आई स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। ठीक है, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है तथा टी कैपिटल T इक्वल टू क्या होगा, 2πf। पिछली क्लास में हमने बताया है ना, 2πf रखने पर, इनके मान 2πf रखने पर, अगर यहाँ पे 2πf रखोगे टी की जगह पर तो ये ऊपर चला जाएगा ω/2π। ठीक है, और आई नॉट, आई का वैल्यू क्या रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू। अब देखो भैया, टी के सापेक्ष करना है तो आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, आई नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, तो ω/2π इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π/ω होगा, क्योंकि टी की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा है, 2π/ω। अब देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, समाकलन, है ना। अब देखो, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आप जानते हो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी, ठीक है ना बेटा। अब जरा देखो, इसको इधर ले आओ, इसको क्या कर दें, इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन कितना, 2। तो देखो इधर हमने साइन स्क्वायर ओमेगा, थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी, तो बस वही तो लिखा है हमने। देखो ये आ गई ना बात समझ में, ये cos 2 थीटा वाले फार्मूले पीछे पड़े हैं, है ना, पीछे पड़े बिल्कुल। अब इनको क्या लिख दिया, अब इनका एक बार 2 के बटे में ले जाओ इसको, और एक बार cos के बटे में ले जाओ। अब इनका समाकलन हो जाएगा, तो जब 2 के बटे में ले जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, और 1 का क्या हो गया, t के सापेक्ष समाकलन, केवल t आया। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, साइन cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 2ωt अपॉन 2ω। क्यों ऐसा, क्योंकि t केवल t नहीं है, जैसे यक्स नहीं हुआ करता था तो अपॉन में, उसमें गुणा में उसका अवकलन करते थे ना, ऐसे इसमें ओमेगा टी नहीं, तो इसका भाग में अवकलन किया जाएगा ओमेगा टी का, तो t का वैल्यू हो जाएगा 1 और ओमेगा वही बच जाएगा 2ω। ठीक है, तो बेटा अब एक बार वैल्यू पुट करेंगे कितना, 2π ω, कहाँ पर, t पर, और फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कितना, 0। तो जब 0 करेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी, केवल इधर बचेगा। तो जब 2π ω/t पुट करेंगे तो ये बचेगा तुम्हारा ω/2π इंटू आई स्क्वायर इतना, और इसमें जब वैल्यू 2π/ω पुट करेंगे तो आ जाएगा 2π/ω। ठीक बेटे, अब देखो 2π से 2π खत्म, ओमेगा से ओमेगा खत्म, बचा कितना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन
2, ये किसके बराबर में आ रहा है? आई स्क्वायर। अब देखो, अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान क्या होगा? आई आर एम एस। आर एम एस क्यों लिख रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या लिख रहे हैं इसकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और इधर आ जाएगा आई नॉट अपान अंडर रूट 2। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या आया? आई नॉट अपान अंडर रूट 2। ठीक है, ये किसका आया? प्रत्यावर्ती धारा का आया। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता का देखो क्या आएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माद मूल मान वी आर एम एस बराबर क्या होगा? वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। वी नॉट अपान कितना? वी नॉट अपान अंडर रूट 2। आ गई ना बात समझ में? तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना होगा? आई नॉट अपान अंडर रूट 2, और वी आर एम एस का कितना वैल्यू हो जाएगा? वी नॉट अपान अंडर रूट 2। ठीक है ना? अब चलो आगे लिखो। नोट नंबर 1, घरों में ध्यान से सुनो, घरों में काम आने वाली प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज प्रत्येक साइकिल में, प्रत्येक एक साइकिल में, है ना, साइकिल में कितना वोल्ट ले जाती है? 311 वोल्ट से लेकर कितनी? -311। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए और ये निगेटिव साइकिल के लिए, है ना, तक बढ़ता है। यही कारण है कि वोल्टेज का मान कितना होता है? 220 की प्रत्यावर्ती धारा एसी, 220 की प्रत्यावर्ती धारा एसी और 220 की दिष्ट धारा डीसी से अधिक खतरनाक होती है। ठीक है ना? ये एसी जो है खतरनाक हो जाती है डीसी से अधिक। किस वजह से? ये जो 220 वोल्टेज के ऊपर, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि प्रत्येक साइकिल में कितना ले जा रही है? 311, और निगेटिव वाले में कितना ले जा रही है? 311। ठीक है ना, याद रखना। दूसरी बात है नोट में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान के बराबर होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान होता है के बराबर होता है, जिसके द्वारा, ध्यान सुनना, किसके बराबर होता है? जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना? आगे, जितनी की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है, जितनी ऊष्मा प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उतना ही उसका वर्गमाद मूलमान बराबर होगा। ठीक है, आगे, अतः प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान आई आर एम एस को धारा का प्रभावी मान या इफेक्टिव वैल्यू भी, या फिर आभासी मतलब वर्चुअल मान भी कहते हैं। आगे ना बात समझ में? तो V इक्वल टू V वर्चुअल इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपान अंडर रूट 2। आगे ना बात समझ में? चलो दूसरा नोट देखो। देखो नोट नंबर 3 में क्या था? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाद मूलमान प्रत्यावर्ती धारा का वी आर एम एस, ठीक है, तथा दिष्ट वोल्टेज के मान के बराबर होता है। जो दिष्ट वोल्टेज होता है डीसी वोल्टेज, उसके मान के बराबर होता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में, बेटा ध्यान सुना, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो V वर्चुअल इक्वल टू क्या हो जाएगा? V आर एम एस इक्वल टू V नॉट अपान अंडर रूट 2। इतनी बात आ गई। अब हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथ। ठीक है ना? प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथों में सबसे पहले अब ध्यान से सुनो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथ होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के जो मुख्य अवयव हैं, जिनके थ्रू विद्युत धारा पास होती है, उनमें से सबसे पहला है, इसको जानते होगे, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है ना भैया? इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। दूसरा आप जानते होगे, ये क्या है? क्या ये? एल, प्रेरण। याद आया? इंडक्टर, इंडक्टर एल। जब नहीं दोनों कुंडलियों को श्रेणी में जोड़ते थे तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अभी पीछे पढ़ा के आए, खोपड़ी हिला रहे हो गुड्डों की तरह है। अब दूसरा देखो, बिटिया देखो इधर, बेटा भैया देखो इधर, ये क्या है? ये क्या है? संधारित्र, या इसे धारिती या धारिता इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
धारिता या संधारित्र, ठीक है, इसे लिखेंगे क्या, सी, कैपेसिटर, ठीक है ना, धारिता या संधारित्र लिख दें, संधारित्र, ठीक है। तो जिन परिपथ में, ध्यान से सुनना, जिन परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है, जिन परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होगा, देखो इधर, ये इस परिपथ में केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना भैया, ये, और ये सिंबल हमने काहे का दिया तुमको, AC का, AC का दिया ना, AC का, ये क्या लगा है, रेजिस्टेंस, इसके बारे में सुन लो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये ओम के नियम का पालन करेगा, पहली बात तो ये, ठीक है, ये किसके नियम का पालन करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा। इसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिरोधी परिपथ, क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिरोधी परिपथ। और अगर इसमें प्रेरकत्व लगा है, प्रेरकत्व का मतलब जानते हो क्या है, ये जो प्रेरकत्व में ये जो आ रहा है, ये कुंडली है, जैसे कुंडली, इसी को तो कुंडली बोलते हैं, इंडक्टर को ही, देखो कुंडली, एक तार लो उसका कॉपर का, और उसको एक जो है किसी राड के ऊपर ऐसे लपेट लो, फिर राड हटा लो बाहर, तो वो कुंडली बन गई, वही तुम्हारा प्रेरण हो गया, वही तो बनाते हैं हम लोग ये बार बार, है ना। तो इसको बोलेंगे प्रेरकी परिपथ, क्या बोलेंगे, कौन सा परिपथ, प्रेरकीय परिपथ, ठीक है ना, प्रेरकी परिपथ। और अगर इसमें संधारित्र से जुड़ा हुआ है भैया, ठीक है ना, याद रखना ये जो लाइनें है ना, ये कौन सी, ये वाली, इनको बराबर रखना है, ठीक, बराबर रखना है, क्योंकि ये अगर एक छोटी बड़ी हो गई तो ये सेल बन जाएगा, है ना, ये सेल फिर का आ जाएगा ये, क्योंकि एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव, और ये प्लेटें हैं संधारित्र की प्लेटें हैं ये, है ना, हमने ये पूरा पढ़ाया है। तो इसको बोलेंगे प्रेरकी परिपथ, क्या बोलेंगे, प्रेरकीय परिपथ, सॉरी धारतीय परिपथ, क्या बोलेंगे, धारतीय परिपथ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रेरकीय परिपथ, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधी परिपथ, प्रतिरोधी परिपथ, धारतीय है ना, ये सही है, धारतीय सही है, धारतीय परिपथ, ठीक है, ये धारतीय परिपथ। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और देखना, प्रतिरोध के थ्रू जो विद्युत धारा में विरोध उत्पन्न हो, जैसे विद्युत धारा इधर से बह रही है और बहते बहते इस प्रतिरोध के थ्रू, विद्युत प्रतिरोध का काम ही यही है, प्रतिरोध जहां दिखे तुरंत समझ जाओ यहाँ पर विद्युत धारा का विरोध हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध के कारण जब भी किसी विद्युत धारा का विरोध हो तो उसके कारण जो विरोध हो रहा है उसे बोलेंगे प्रतिरोध, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, आर से डिनोट करेंगे उसको, किससे डिनोट करेंगे, आर से, ठीक है ना। और अगर प्रेरक कुंडली के द्वारा, ठीक है ना, कुंडली के द्वारा किसी विद्युत धारा के मार्ग में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेरकी प्रतिघात, क्या बोलेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है ना, इसे डिनोट करेंगे एक्सेल से, है ना। और इधर आर से डिनोट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I होता है ना। और ऐसे ही एक्सेल क्या होता है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा गुणे एल, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, धारती प्रतिघात, क्यों इसे, सॉरी प्रेरकी प्रतिघात क्यों बोलेंगे ऐसा, क्यों ऐसा बोलेंगे,
इम्पीडेंस बोलते हैं प्रतिघात को, क्योंकि बेटा ये कुंडली के कारण विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न हो रहा है ना। लग तो एक तरीके से प्रतिरोध ही रहा है ना, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम। इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ही ओम होता है। ठीक है, ओम होगा, क्योंकि वो प्रतिरोध ही बनना है, लेकिन बस नाम बदल जाएगा। इसे आर से नहीं, इसे आर से डिनोट करेंगे, इसे एक्सेल से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो जरा, अगर धारती परिपथ के कारण विद्युत धारा का विरोध हो रहा है, अगर कोई कैपेसिटर लगा है, कंडेंसर लगा है, उसके कारण विद्युत धारा में विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या, धारती प्रतिघात। धारती क्या, प्रतिघात। पता है इसको क्या डिनोट करते हैं, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। आ गई बात ना, बात समझ में। तो एक ये परिपथ हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, कितने परिपथ हो गए, 3। ये तो समझा दिया हमने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती धारा में आपको पढ़ने कितने परिपथ, अभी हम ये बता रहे हैं। ठीक है, अब भैया देखो, एक समझो जरा, ये भी अगर बात बताते चलते हैं तो ज़्यादा सही। देखो इसमें क्या होगा, जैसे वोल्टेज का ये साइकिल आएगी, वोल्टेज की ये साइकिल आएगी, और बिटिया करंट की भी यही साइकिल आएगी। ये वोल्टेज का क्या लिखेंगे यहाँ पे, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ खिचपिची आ जाएगा ना। आप देखो, और करंट की क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, है ना। अब बेटा जब ये चलता है क्या, इसकी ये चलेगी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये ऊपर ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो इसमें क्या होती है ना, करंट यहाँ से इसे स्टार्ट होगी, यहाँ से ऐसे करेगी, ये लीड कर रही। लीड मतलब वोल्टेज अग्रगामी है, और जो करंट है वो पश्चगामी है। किससे, किसमें, इंडक्टर में। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर ये वाला ये, तो इसमें कैसे क्या, इसमें कैसे जाएगी, देखो जरा इधर बता देते हैं ना, XC के लिए। देखो इसमें क्या होगा कि वोल्टेज का ये साइकिल बनेगा और करंट का ये बनेगा, पता है, π/2 अग्रगामी होगी ये। करंट इसमें किसमें चलेगी, कैपेसिटर में, आगे लैग करेगी π/2 एंगल से। भाई ये कितना होता है, ये π/2 तो होता है ना, ये पाई, ये 2 पाई, तभी तो पूरा एंगल 360 का हुआ 160। 2 पाई कितना होता है, 360 हुआ, है ना। और ये पाई यहाँ पर आएगा, तो ये पाई है, और ये कितनी है, 3π/2, और ये कितना है, 2 पाई। आगे ना बात समझ में, ये अंदर की बात, मतलब अंदर की बात नहीं है, ऊपर की बात समझना है भी। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रतिरोधी परिपथ। प्रतिरोधी परिपथ में ओम का नियम फॉलो होता है। इसमें देखो, जैसे वोल्टेज का डायग्राम होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे तुम्हारी करंट भी ऐसे बढ़ेगी, इसी पे जाएगी। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट का डायग्राम सेम रहेगा, इसमें आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, आगे ना बात समझ में। तो करंट इसमें क्या हो जाएगी, आगे, और इसमें क्या हो जाएगी, पीछे। ठीक, इनको बैलेंस करने के लिए इन दोनों को एक साथ लगा देते हैं, तो पता है क्या हो जाएगा, फिर उसको बोलेंगे अनुनादी परिपथ। अगर L और C एक साथ हो जाए तो इसको बोलेंगे रेजोनेंट सर्किट, अनुनादी परिपथ। पेपर में खूब आता है, वैसे भी पूछा जाता है। आगे ना बात समझ में। तो इसमें क्या हो जाता है, XL और XC का मान फिर बराबर लगभग 0 हो जाता है, मतलब इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है, आपस में घटाव होगा, वो लगभग 0 के बराबर आने लगता है। आगे ना बात समझ में। अब देखो जरा, अगर यही परिपथ ये हो जाए, एक हो जाए क्या, रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या हो जाए, इंडक्टेंस, है ना, तो पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा वोल्टेज, और ये हुआ R, और ये क्या हुआ, L। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, R आएगा।
यहाँ तक का रेजिस्टेंस आए आर आ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सएल, है ना। अब दोनों के प्रतिरोधों को अगर जोड़ दोगे तो इसको बोलेंगे क्या, इम्पीडेंस, ये प्रतिबाधा बोलते हैं, क्या बोलेंगे। और ये जो परिपथ है ये एल आर परिपथ है, इसको क्या, कौन सा परिपथ बोलेंगे, एल आर या आर एल परिपथ, ठीक है ना, एल आर परिपथ है ये। आगे ना बात समझ में। और इसका जो वो आ जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये सब प्रूविंग कराएंगे हम तुमको, ठीक है ना, फिर बाद में बताएंगे, लेकिन तुम्हें बीच बीच में जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आगे ना बात समझ में। ये क्या है इसका, ये इसकी प्रतिबाधा आ गई, इम्पीडेंस आ गई, है ना। अब दूसरी, ये कौन सा परिपथ था, एल आर परिपथ या आर एल परिपथ, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इसी में ध्यान से सुनो, अब इसको एक साथ जोड़ेंगे तब कह दो सर जी करंट और वोल्टेज का क्या फिर रेशियो होगा, सिनेरियो होगा। तो देखो जरा, इसका फिर यही सिनेरियो रहेगा, ये ठीक है ना, इनका यही सिनेरियो रहेगा सेम। ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो धारा से π/2 अग्रगामी रहेगा, लैग करेगा, और लीड माने पश्चगामी, लैग माने अग्र मतलब आगे चलेगा, वो लीड माने पीछे चलेगा। आगे ना बात समझ में। और दूसरी बात देखो, अब ये हो गया। अब अगर इसी के बाद में आरसी परिपथ आ जाए, कौन सा परिपथ, आरसी परिपथ, ठीक। अरे अरे ये किसने लिख दिया, आरसी परिपथ। आर में क्या है, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस, ठीक है ना। ये क्या, इंडक्टेंस, क्या आएगा, हैं, अरे 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 ये कौन बना रहा है भाई, तुम श्रेया ना मारी जाओगे बिटिया, हल्ला मचा मचा के तुम गलत करा रहे हो। देखो बेटे, ये क्या है सी और ये क्या है आर, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या रहेगा, आर, ठीक है। और ये जो सी के द्वारा रेजिस्टेंस आएगा उसे क्या लिखेंगे, एक्स सी, क्या लिखेंगे, एक्स सी। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, है ना। ये क्या है, ये प्रतिबाधा कही जाती, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा कही जाती। अभी दो और परिपथ हैं, ये जैसे लिखा इसे नोट कर लो, ज्यादा उचित है। देखो अगला, अगर हम लोग इनको एक साथ ले लेते हैं, किनको, आर को, एल को और सी को, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, आर एल सी परिपथ, क्या बोलेंगे, परिपथ। यही पेपर में ज्यादा आता है, 80% तो यही आता है इससे चैप्टर से, आर एल सी परिपथ, ठीक है ना, यही आता है पेपर में ज्यादातर। देखो आर रेजिस्टेंस, एल मतलब आर एल इंडक्टर, और ये क्या आएगा सी, आर एल सी परिपथ, है ना बेटे। ये हो जाएगा आर एल सी परिपथ। देखो इधर, इसका रेजिस्टेंस, इसका इंडक्टेंस, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आर, और भैया इधर क्या बचेगा एक्सएल, इसमें क्या बचेगा बेटा एक्स सी, है ना। ये रेजिस्टेंस है। अब देखो इन तीनों का मात्रक क्या है, ओम, ठीक, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस है। अब तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिबाधा में, है ना। तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, में पता था यही बोलोगे तुम, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हम लोग प्रूव करेंगे आगे की क्लास में, कल परसों शायद आएगी। अब दूसरी देखो, अगर ध्यान समझना, अगर कितना हो जाए सी ओ और एल सी, मतलब सी एल और सी ओ, तो इसको क्या बोलेंगे एल सी या सी एल परिपथ, है ना, एल सी परिपथ बोलेंगे इसे, परिपथ। अब बिटिया देखो बेटा, देखो ये क्या है एल इंडक्टर,
ये क्या है? कैपेसिटर है ना भैया, ये है कैपेसिटर। ठीक, ये कैपेसिटर, इसको बोलेंगे क्या? ये क्या है तुम्हारा? एल। अब इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? एक्सएल। और इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? एक्ससी। तो पता है तुमको एक्सएल का जो मान होगा, एक्सएल का जो मान होगा, एक्सएल का मान, और वो किसके बराबर होगा? एक्ससी के लगभग। ये तो इसको बोलेंगे क्या? अनुनादी परिपथ। सही से नहीं बनना ये, क्या बात है, सिंबल ये लो बन गया। इसको क्या बोलेंगे? अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ इसे बोलेंगे रेजोनेंट सर्किट। और सुनो, रेजोनेंट सर्किट की हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है? 1/f=1/2 पाई अंडर रूट LC। आ गई ना बात समझ में? ये भी आई थी पिछली बार परीक्षाओं में, और अब की बार भी आई है 2026 में, तो याद रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तो फिर हम लोग आगे इन परिपथों की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो सॉल्व करेंगे। सभी को राधे राधे।